तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, कि अब हम आपको किसी एक कंपनी का एनालिसिस करना नहीं सिखाएंगे, अब हम आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना सिखाएंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आने वाले 10 साल के लिए सोलर इंडस्ट्री बढ़िया है, तो मैंने क्या किया होगा, सोलर इंडस्ट्री का एनालिसिस किया होगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ आने वाले सालों में, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि भैया आने वाले सालों में आपको पावर कंपनीज में बेनिफिट है, तो पावर कंपनीज को बेनिफिट क्यों है वो सिखाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडस्ट्री एनालिसिस, की पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पर हमें करना चाहिए इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक मतलब पूरे के पूरे देश का एनालिसिस, कि इंडिया में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिया में पैसा लगाना है, फिर इंडिया में पैसा लगाने के बाद इंडिया की इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है। तो पहले चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक एनालिसिस, वो पढ़ा दिया। दूसरे चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री एनालिसिस, अब इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री पढ़ने के बाद कि केवल इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, फिर उस इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, फिर हम करेंगे कंपनी एनालिसिस, वो अगला चैप्टर आएगा। तो पहले हम कर रहे हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, की मतलब जब पूरी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन करना हो, पूरी इंडस्ट्री को इवेल्युएट करना हो कि इसमें पैसे में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, तो वो कैसे करते हैं, उसे कैसे ध्यान रखते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, क्लास थोड़ी सी लंबी करूंगा क्योंकि इधर उधर की बात ज्यादा हो गई। इंडस्ट्री एनालिसिस फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री ओवरव्यू। जरा ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री का सबसे पहले तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो पढ़ाऊंगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री और सोलर इंडस्ट्री के ऊपर करके पढ़ाऊंगा, कि हम इन दो इंडस्ट्री का ही बार बार इन दो इंडस्ट्री का ही ओवरव्यू करेंगे, बार बार इन दो को एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री का ओवरव्यू, सबसे पहले तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इंडस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है, डिफाइन द इंडस्ट्री, भाई वो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ काम करती है, एंड इट्स बाउंड्रीज, और कहाँ तक काम कर सकती है। उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पता होने चाहिए, कि भैया सबसे पहले तो आप ये पता करो, आइडेंटिफाई द की ऑफरिंग, की वो क्या बेचती है और मार्केट सेगमेंट क्या है। चलो मान लो एक ऑटो इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो आपके हिसाब से ऑटो इंडस्ट्री क्या क्या करती है, चलो बताओ, कोई भी जो बताना चाहे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। ऑटो इंडस्ट्री देती है आपको ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के मैन्युफैक्चरिंग, लिए व्हीकल। आपके हिसाब से यही पता है आपको ऑटो इंडस्ट्री का मतलब। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स। और कुछ, और तो Sir, commercial vehicles and passenger vehicles, all व्हीकल transport. व्हीकल मेरे समझ में आ गया, और कुछ व्हीकल के अलावा और कुछ पता है। Sir, ऑटो कंपोनेंट, ऑटो इंजीनियरिंग, उसका components, हाँ वही ऑटो से spare रिलेटेड parts. कंपोनेंट ऑटो बनाकर दे देती है आपको, सारे कंपोनेंट बना देती है। सर, फिर कंपोनेंट से ऑटो से ही देश चल रहा है। हाँ जी, ऑटो से ही देश चल रहा है। हाँ अभी आपको यही पता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये और क्या क्या होता है। अब एक जो ऑटो कंपनी होती है वो सबसे पहले बनाती है मोटर, मोटर से बनती है आपकी मोटरसाइकिल, मोटर से बनती है आपकी कार, मोटर से बनता है आपका ट्रैक्टर, मोटर से बनता है आपका। अब आपको ऑटो कंपनी का मतलब सिर्फ यही पता है, सर वो साइकिल बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है और कार बनाती है। कुछ बंदों के मन में ट्रैक्टर आ गया होगा, बस इससे आगे किसी के मन में कुछ नहीं आया। नहीं, ऑटो कंपोनेंट्स में तो आपको आ जाएगा ना सर, ऑटो कंपोनेंट्स में सारा पार्ट्स वगैरह आ जाएगा सर आपको। ऑटो कंपोनेंट बनाने के बाद यही चार चीजें बनती है ना जो बताई हैं भाई, साइकिल, हाँ। मोटरसाइकिल, कार और ट्रैक्टर, बस यही चार चीजें है ना। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटो कंपनी और क्या क्या बनाती है। ऑटो हवाई कंपनी, जहाज भी है सर। हाँ मतलब वही आपको ट्रांसपोर्टेशन की चीजें पता है ना, मैं ट्रांसपोर्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। ऑटो कंपनी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही नहीं है, ऑटो कंपनी आपको बताता हूँ और क्या क्या बनाती है। जब आपको लड़ाई करनी होती है और अपना वो क्या कहते हैं तोप चलानी होती है, तो तोप चलाने के लिए नीचे पहियों वाली एक गाड़ी बनती है ना, जिसके ऊपर वो तोप जा रही है, तो वो पहियों वाली गाड़ी भी ऑटो कंपनी बना के देती है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर बड़ी बड़ी मशीन है, और वो मशीन एक जगह पर खड़े होकर काम कर रही है, उसमें मोटर लगी हुई है, वो मशीन काम कर रही है, वो भी ऑटो कंपनी बनाकर देती है। ऐसा हो सकता है कि कोई तोप, कोई बड़ा इंजन, कोई लड़ाई झगड़ा करने की बड़ी चीज तो बनाई तो बीईएल ने है या एचएएल ने है, लेकिन उसके पार्ट मारुति बनाकर भेज रही हो, उसके छोटे मोटे पार्ट बीएचएल बनाकर भेज रही है, उसका कोई ना कोई पार्ट अशोक लीलैंड बना रहा है, टाटा मोटर बना रहा है, ऐसा हो सकता है। आपने सुना भी होगा टाटा मोटर ने मिलकर अभी बीच में बहुत सारी
गन और तोप बनाई थी लड़ने झगड़ने के लिए, टाटा मोटर ने मिलकर। उसकी वो जो बाहर वो क्या था उसका एक जॉइंट वेंचर, टाटा मोटर का जॉइंट वेंचर था ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो वहीं से आता है। टाटा मोटर का जॉइंट वेंचर है किसी के साथ, बाहर की कंपनी है, अमेरिका की है, चाइना की। जैगुआर है सर। हाँ जैगुआर। जैगुआर, जैगुआर तो अलग है। जैगुआर तो सिर्फ, हाँ जैगुआर ने भी बनाया था, जैगुआर ने भी बनाया था इस तरह की चीजें। और एक और है, मुझे याद नहीं सब। सर डायमंड बेंज बेंज कंपनी, डायमंड बेंज, हाँ उसके वो लड़ाई झगड़े के सामान जर्मन कंपनी, हाँ बिल्कुल, जर्मन कंपनी, जैपनीज कंपनी। हाँ तो देखो जर्मन जर्मन कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल जर्मन। हाँ तो ये सब चीजें जो है आप बना सकते हो, ये ऑटो कंपनीज ही बनाती हैं। तो ऑटो कंपनी क्या क्या काम कर सकती है? ऑटो कंपनी हर तरह का इंजन बना सकती है। देखो ऑटो कंपनी की स्टार्टिंग कहां से हुई थी वो बताता हूँ। हमारे इंडिया में सबसे पहले साइकिल चलती थी, साइकिल चलती थी। तो साइकिल किस कंपनी की चलती थी? हीरो की। साइकिल किस कंपनी की चलती थी? हीरो की। तो फिर हमारे देश में एक भी इंजन, एटलस साइकिल, एटलस, एटलस चलती थी पहले। हीरो की बताता हूँ मैं, बात बड़े लेवल पे हीरो ही था यहाँ पे, एटलस छोटा ब्रांड था, हीरो बहुत बड़ा ब्रांड था हमारे यहाँ का। फिर हीरो ने क्या किया, हीरो गवर्नमेंट ब्रांड था। फिर हीरो ने क्या किया, बाहर की कंपनी थी होंडा, होंडा वाले के साथ जाके पार्टनरशिप करी कि भैया मेरी साइकिल में तू अपनी मोटर लगा दे। और होंडा वाले कभी मोटरसाइकिल नहीं बनाते थे, उन्हें साइकिल से मतलब नहीं था कुछ भी। वो क्या बनाते थे, वो मोटर बनाते थे, घास काटने की मशीन में लगा देते थे मोटर, है ना। आपके जो है अलग अलग टाइप की मशीन बनाते थे वो, है ना, घड़ियां बनाते थे और मोटर बनाते थे, जैसे घास काटने की मशीन बना दी, इस तरह की चीजें, है ना। उन्होंने कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल नहीं बनाया था होंडा वालों ने। तो हीरो वालों ने कहा कि तू जो अपनी मोटर बनाता है उस मोटर से मेरी मशीन चल जाएगी, मेरी साइकिल चलेगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, मोटर से चलने वाली साइकिल। उसका नाम पड़ गया मोटरसाइकिल। तो सबसे पहले जो मोटरसाइकिल बनी हमारे इंडिया में वो बनाई हीरो होंडा ने मिलकर, ठीक। फिर हीरो होंडा ने मिलकर बहुत सालों तक मोटरसाइकिल बनाई। उस मोटरसाइकिल को चेक कर, मतलब मैच कर करके दूसरे देशों ने भी बनानी शुरू कर दी। फिर एक दिन क्या कहा, उसी मोटर को कहा गया कि यार जैसे हम 2 पहियों पे मोटर लगा सकते हैं, हम 4 पहियों पे भी मोटर लगा सकते हैं। तो बनी पहली बार मोटर कार। अब क्या बनी, मोटर कार। अब फिर मोटर कार चलनी शुरू हुई। फिर उस मोटर कार के लिए उसमें पैसा बहुत लगता था मोटर कार बनाने के लिए, और क्योंकि उसमें 4 बंदे बैठ सकते हैं तो फिर क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी रखनी पड़ती थी और पहिए भी बढ़िया रखने पड़ते थे, और फिर गियर वगैरह ये वो सब चीज धीरे धीरे आई इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था, आप मारुति का बैकग्राउंड देखोगे ना तो पहले ये एक मशीनरी कंपनी थी, मारुति कार कंपनी थी ही नहीं पहले। आप मारुति का बैकग्राउंड चेक करना कभी, ये एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मशीन लिमिटेड समथिंग इसका नाम था कुछ, है ना, इंडियन इंडियन मशीन लिमिटेड ऐसा कुछ नाम था इसका, ठीक है। ये मतलब ये मशीनरी बनाया करती थी जो कि फैक्ट्रियों में काम करे। उसी कंपनी को कन्वर्ट करके उसका नाम मारुति किया गया और उसे कहा गया अब आप कार बनाओ। तो फिर मारुति कंपनी ने कार बनाना स्टार्ट किया और धीरे 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 कार में जो आगे बढ़ती चली गई। और फिर इसमें गवर्नमेंट का 90% स्टेक था तब। फिर धीरे 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 गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इसके अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया। मैनेजमेंट अब इसका प्राइवेट हो गई, पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, अब ये प्राइवेट कंपनी बन गई। तो इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी हुआ करती थी, मारुति। यही कारण है कि इंडिया वालों को अच्छी लगती है, क्योंकि वो पुरानी चली आ रही है। भाई जब कोई भी नहीं था तब मारुति थी। आप मारुति को गूगल करोगे ना तो मारुति पहले एक इंजीनियरिंग कंपनी थी। जी बोलिए। सर वो संजय गांधी का प्रोजेक्ट था मारुति सुजुकी। हाँ उसके पहले टेल्को था ना सर, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव सर, टेल्को 1948 में बनी थी। हाँ उसके बाद टेल्को, अशोक लेलैंड सर, अशोक टेल्को लेलैंड, उसके बाद अशोक लेलैंड आई। बिल्कुल, टेल्को तो शायद अलग कंपनी थी। मारुति से पहले इसका नाम कुछ ऐसा था, इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ऐसा कुछ नाम था। मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, आज से लगभग 1.5 साल पहले बनाई थी मैंने। मैं ढूंढ कर वो वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को। मारुति कंपनी पहले एक मशीनरी कंपनी थी इंडिया की और गवर्नमेंट कंपनी थी 100%। फिर धीरे धीरे उसने कार में ज्यादा प्रॉफिट नजर आया तो उसने कार बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो मेरा कहा था, मैं आपको समझा रहा था कि ऑटो कंपनी क्या क्या काम करती है। ऑटो कंपनी का आपको बस ये पता है कि वो सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन ऑटो कंपनियां ही बड़े बड़ी मशीनरी भी बना कर देती है, क्योंकि उनके पास उस मशीन को बनाने की सारी चीजें हैं पहले से। तो फिर नई कंपनी क्यों बनाएगी, वही बना देगी, बस वो ऑर्डर पे काम करती हैं। अब आपको बताता हूँ, महाबली जानते हो, क्रेन, क्रेन कौन बनाता है? ऑटो कंपनियां। बड़ी बड़ी छेद करने की मशीनें कौन बनाता है? ड्रिल, बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां। सीवर को साफ करने की मशीन कौन बना कर देता है? ऑटो कंपनियां।
है ना। बड़े बड़े ये जिसके ऊपर हम पूरा का पूरा बिल्डिंग झुला लेते हैं, वो क्रेन बोलते हैं उसे भी, वो कौन बना कर देता है? ऑटो कंपनियां, है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें बन रही हैं, जो कैनाल बना रही हैं, और ये सब किसने बना कर दी? ऑटो कंपनियों ने। बस ये आपको नहीं पता, बनाती तो यही कंपनियां, आइशर मोटर वगैरह। आइशर मोटर बना रही है, टाटा मोटर बना रही है, मारुति भी बना रही है, और भी कंपनियां हैं, बाहर की भी हैं, कुछ इंडिया के बाहर की भी हैं, इंडिया की भी हैं, है ना। अशोक लीलैंड भी बनाती है, बहुत सारी है। तो सिर्फ पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिस इंडस्ट्री का आप एनालिसिस करने वाले हो, वो इंडस्ट्री काम क्या क्या करती है, पूरा का पूरा। आपको कहां से पता चलेगा? उस इंडस्ट्री की सारी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो, और उसमें देख लो क्या क्या बनाती है, सब लिखा मिल जाएगा आपको अबाउट द कंपनी में जाके। सारी कंपनियों का पढ़ लो, आपको पूरे के पूरे सेक्टर की नॉलेज हो जाएगी। 10 बड़ी कंपनियों का पढ़ लो, सबसे बड़ी 10 कंपनियां, पूरे पूरे सेक्टर का पता लग जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कंपनी क्या क्या बना रही है, मार्केट साइज क्या है। अब कंपनी का मार्केट साइज नहीं, पूरी की पूरी मार्केट का, कि अगर ऑटो कंपनियों को सबको टोटल कर लिया जाए तो देश में कितने हजार करोड़ के ऑटो, मतलब कार वगैरह टोटल बिक जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ रेट क्या है, अगर इस साल 10 लाख करोड़ की कारें बिक रही है, तो क्या अगले साल 12 लाख करोड़ की बिकेंगी? क्या मार्केट में डिमांड है इतनी की, मतलब ग्रोथ रेट है या नहीं? इवेल्युएट करंट मार्केट साइज, करंट मार्केट साइज का पता चलाओ, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ, ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। जरा ध्यान समझो, अगर मैं आपसे कहूं तो जो मुझे जरा बताओ कि इंडिया में सोलर कितना बिकता होगा, तो आपने मान लो पता करके बताया कि सर 50 लाख करोड़ का सोलर बिक जाता है हर साल। अच्छा बताओ, अगले साल इसमें ग्रोथ लग रही है आपको, हो जाएगी? तो आपको भी पता है इंडिया में भी सोलर लगाई कितना है, अभी तो 2% लोगों ने भी सोलर नहीं लगाया। तो अगले साल तो ग्रोथ आनी ही आनी है, और बढ़िया ग्रोथ आनी है। हो सकता है 50% ग्रोथ एक साथ ही आ जाए, 2 4 5% की ग्रोथ थोड़ी आएगी, हो सकता है 40 50% की आ जाए, है ना। तो जब आपको सेक्टर का पता है, उसमें करो इन्वेस्टमेंट। तो अभी अब अडानी भी आ गया सर, अडानी भी आ गया सोलर में। अडानी तो सोलर में पहले से ही है, अब आ गया, अभी रिलायंस आ गए। रिलायंस वाले भी आ गए। और रिलायंस वालों ने तो एक बहुत ही बिल्कुल मार्केट चेंजिंग आइटम निकाला है एक, क्योंकि मैं सोलर इंडस्ट्री से इसलिए बता सकता हूँ। एक माइक्रो इन्वर्टर निकाला है उन्होंने, हाइब्रिड। इन्वर्टर 3 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ऑन ग्रिड वो होता है जितनी भी यूनिट बनेगी वो आपके मीटर में डल जाएंगी। ऑफ ग्रिड वो होता है कि बस आप सोलर से अपनी लाइट चलाओगे, बैटरी चार्ज करोगे और आपकी लाइट चलेगी। तीसरा होता है हाइब्रिड, मतलब वो आपसे सोलर से आपकी लाइट भी चलाएगा, बैटरी भी चार्ज करेगा, और बची हुई यूनिट को मीटर में भी डाल देगा। लेकिन हाइब्रिड की सबसे बड़ा पंगा ये होता था कि उसके अंदर बैटरी लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ऑफ ग्रिड का भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, उसमें बैटरी लगाना जरूरी है। और ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगती तो फिर वो बैकअप नहीं देता, और जब लाइट भाग जाती है तो वो काम नहीं करता। तो अब रिलायंस ने एक ऐसा इन्वर्टर बनाया है कि जो हाइब्रिड है, बिना बैटरी के चल जाएगा। लेकिन ये किसी कंपनी के पास नहीं है, पहली एक लौती कंपनी रिलायंस है जिसने एक ऐसी चीज बना दी है कि जिसमें बिना बैटरी के आपकी आइटम्स चल जाएंगी, लाइट भागने के बाद भी। तो ये एक मोनोपोली आइटम है। और अभी मैं 2 दिन के लिए गया था ना सब एक्सपो में, तो मुझे पता चला, मतलब गेम चेंजर साबित हो गए। और ये उन्होंने इसलिए बनाया, कहते हैं कि हमारे हर जगह टावर लगे हुए हैं, तो टावर पे लाइट तो हम दे नहीं पाते हर टाइम, तो वो कहते हैं कि हम ये माइक्रो अपना जो सोलर की प्लेट लगा देते हैं और ये माइक्रो इन्वर्टर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे टावर पे बिना बैटरी के खर्चे के हमारा टावर दिन दिन में तो इससे चलता रहता है, रात को हम जनरेटर चला देते हैं, तो 12 घंटे की तो खर्चा बचा ना। तो ये गेम चेंजर साबित होगा। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। कुशल जी बोलिए। सर हमने जो अदानी के अभी लगा लिया है सोलर, उसको हम ये लगा सकते हैं रिलायंस का हाँ लगा सकते हैं, इन्वर्टर? बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब अभी तो ऑफ ग्रिड है। अरे नहीं, आपका ऑन ग्रिड होगा अभी। हाँ ऑन ग्रिड है, सॉरी अभी तो ऑन ग्रिड है। हाँ तो वो ऑन ग्रिड का काम करेगा, ये वाला ऑन ग्रिड का इन्वर्टर निकाल के बेच दो और रिलायंस वाला लगा दो, तो उससे क्या होगा, अरे वाह, पे भी काम करेगा, तो ऑन ग्रिड की तरह काम करेगा, लाइट चली जाएगी तो ऑफ ग्रिड की तरह काम करेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। और ज्यादा महंगा नहीं है। कितने किलोवाट लगवाया आपने? 6 केवी का। 6 किलोवाट लगाया आपने? जी 6 किलोवाट का इन्वर्टर आएगा आपका लगभग लगभग 18 54 और 60 66 हजार रुपए का आएगा। अच्छा 66 हजार रुपए का एक बार लगा दो, बस फिर तो पूरे दिन चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइट आए या ना आए, आपके यहाँ सारे आइटम चलेगी। जी धीरज जी, क्वेरी बोलिए।
सर उसमें स्टोरेज कैसे होगी वो स्टोरेज रिलायंस वाली? उसके अंदर स्टोरेज नहीं है, उसके अंदर ये है कि पूरे दिन आपकी जो भी लाइट बनेगी वो उससे आपके सारे आइटम चला देगा। तो मतलब जैसे लाइट गई तो वो भी गया? नहीं, लाइट गई तो भी चलता रहेगा, यही तो अच्छी बात है। अगर धूप आ तो रही तभी है, तो वो मतलब स्टोरेज कहाँ पे होगी? स्टोरेज नहीं होगी। अगर मान लीजिए धूप है और आपकी लाइट चली गई तो भी वो लाइट जो धूप से बिजली बनेगी उससे आपके घर के इक्विपमेंट चला देगा। मैं इसे समझ नहीं पाया। जैसे मान लीजिए आपने वो वाला आइटम अपने घर पे लगा लिया, अब आपके घर में इन्वर्टर तो लगा ही हुआ है, आपने जो ऊपर से धूप से लाइट बनी ना, वो धूप से जो लाइट हाँ बनी जी। वो आपके घर में डाल देगा। घर में से आप चाहे लाइटर चार्ज कर लो, चाहे अपने आइटम चला लो, आपकी मर्जी, सर जी चलाएगा वो। अच्छा, हाँ, गेम चेंजर है किसी कंपनी वो के पास। जितना नॉर्मल अभी जो सोलर में जो जितना बैटरी वो जो भी लग रहा है वो उतनी कैपेसिटी का ही होगा हाँ उसके कंपैरेटिवली। हाँ हाँ, उससे भी बढ़िया है। जो और कंपनियों के इन्वर्टर है वो 1 किलोवाट में 5 यूनिट बना पाते हैं, 6 बना रहा है, ओके। ज्यादा है, 6 यूनिट बना कर दे रहा है ये। थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत बढ़िया है। चलिए तो मतलब जितने स्पेस वो कवर करते हैं ये कम ही कवर करेगा हाँ, और उनसे बेहतर। बहुत बढ़िया चीज है ये। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करने को अगर क्लाइंट तैयार है तो यही लगाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी के यहाँ लाइट कम भागती है और लेकिन जो है दिन में 1-2 घंटे भाग जाती है तो उसे ये लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया चीज है। आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। सर आपकी मार्केट में कंपटीशन कितना है? जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में मार्जिन तो बहुत है लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन के चक्कर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसा लगाना बेवकूफी है। इसीलिए मैं बोलता हूं आइडिया एयरटेल में किसी में पैसा मत लगाओ। लगाना है तो इंडस टावर में लगाओ, क्योंकि टावर बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 50% की है। 50% की प्रॉफिटेबिलिटी है, आराम से लगाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। तो टावर में पैसा लगाओ, टेलीकॉम में पैसा नहीं लगाओ, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज्यादा है। तो आपको इंडस्ट्री एनालिसिस करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन ना हो। कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री कभी प्रॉफिट नहीं बना सकती, और जो इंडस्ट्री में कंपटीशन कम होगा वो प्रॉफिट बनाकर देगी। जैसे सोलर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है इसलिए उसके प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। आप कोई सी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दिखा उठा के देख लो, 25-30% के मार्जिन मिलेंगे आपको। वारी देख लो, टाटा देख लो, आप अडानी देख लो, या कोई और छोटी कंपनी इंपीरियर देख लो, कोई भी छोटी से छोटी कंपनी वारी मतलब पैनल बनाने वाली कोई भी गौतम सोलर देख लो, कोई सी भी कंपनी देख लो, 30-35% के मार्जिन मिलेंगे कम से कम, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन चेक करने के लिए पोर्टर्स 5 मॉडल देखना पड़ता है, ये पेपर में आएगा, इसको जरा ध्यान समझेंगे। पोर्टर्स 5 मॉडल ये 5 चीजें बोलता है चेक करने को। पहला, फ्रीट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। वो कह रहा है कि नया बंदा आके कंपटीशन तो नहीं खड़ा करेगा, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हर कोई बंदा उसके अंदर एकदम से ना घुस पाए। जैसे बैरियर टू एंट्री, या तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि भैया इस कंपनी में, इस तरह की कंपनी शुरू करने के लिए आपको सरकार से कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस एकदम से ना मिल पाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बैरियर टू एंट्री है। बैरियर टू एंट्री मतलब अगर कोई आना भी चाहे आपके साथ कंपटीशन में, तो उसके लिए एकदम से नहीं आ पाएगा, पहले उसे वहां पर बहुत सारे क्या लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। या फिर वो वाला काम जो इतना मुश्किल हो कि उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, तो फिर वहां पर थ्रीट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट को कम माना जाएगा। लेकिन अब अगर मैं मान लूं थ्रीट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट ज्यादा होगी तो फिर कोई फायदा नहीं उसका काम करने का। स्टॉप। किसी को ये वाली लाइन समझ में ना आई हो तो बोलिए। कहने का मतलब ये है सर कि इसमें जो न्यू कमर्स है इतना इजीली ज्यादा मतलब वो नहीं हो कंपटीशन। एग्जाम्पल, रामू जी ने अपना कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर का नाम रख लिया गुरुकुल उज्जीवन। अब गुरुकुल उज्जीवन में रामू जी पढ़ा रहे हैं और उनके पास 100 स्टूडेंट हैं, 5,000 रुपए एक बच्चे से मिलते हैं इन्हें, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 1 लाख रुपए इनके टीचर की सैलरी वैलरी सब में खर्च हो जाते हैं, 4 लाख रुपए का इनका प्रॉफिट है। वहीं पर एक दूसरी कंपनी है,
वो दूसरी कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जो है टीचर्स से क्या कहते हैं वीडियो सारी रिकॉर्ड करवाती है, और रिकॉर्ड कराने के बाद बहुत बड़ा सर्वर बना के रिकॉर्डेड क्लासेस को बेचती है। एक बच्चे से 500 रुपए लेती है, लेकिन उसके बाद बच्चे भी लाखों हैं, और वो कंपनी भी अभी स्टार्टिंग फेज में है, और वो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रही है। तो आप मुझे बताओ, आपको 4 ही लाख रुपए वो कंपनी कमा रही है, 4 ही लाख रुपए रामू जी कमा रहे हैं, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? और सेम रुपए में मिल रही है, रामू जी का शेयर भी उतने का ही मिल रहा है और उस कंपनी का भी, तो आप रामू जी पे पैसा लगाओगे या उस कंपनी में? कंपनी में लगाएंगे, क्यों? ग्रोथ ज्यादा होने का चांस है। रामू जी का कस्टमर ज्यादा होते कंपटीशन, हैं। रामू जी का कंपटीशन कोई भी बन सकता है। कल को मैं आ जाऊंगा रामू जी के बराबर में बैठ जाऊंगा जाके, फिर रामू जी फेल, रामू जी के स्टूडेंट मेरे पास, मेरे स्टूडेंट के पास, कल को असगर जी भी आके बैठ जाएंगे, वो भी पढ़ा लेंगे। क्योंकि ये वाला बैच शुरू करने में चाहिए क्या? 4 कुर्सी, 2 मेज, 1 लैपटॉप, इंटरनेट का कनेक्शन, 50,000 जिसके पास हो शुरू कर लेगा काम। लेकिन वो जो टेक कंपनी है, वो करने के लिए पूरा का पूरा सर्वर चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, टीचर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, और कमा दोनों 4 लाख रहे हैं। तो जब 4 ही लाख कमा रहे हैं, सेम रेट में मिल रहा है, तो वो सेफ है, वो कंपनी सेफ है, उसमें कंपटीशन कम होगा। कितनी कंपनी अच्छा मार्केट में टेक वाली, और कोचिंग सेंटर चलाने वाले कितने हैं? हर मोहल्ले में 50 मिल जाएंगे। लेकिन टेक कंपनियां कितनी है मार्केट में? 500 नहीं मिलेंगी पूरे इंडिया में भी। तो टेक कंपनी में पैसा लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि वहां पर बैरियर टू न्यू एंट्रेंट है, नए आदमी को कंपटीशन माने में कैपिटल रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट? कुछ भी नहीं, कोई भी आके नया इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाता है। तो ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना बेकार है जहां पर बैरियर टू न्यू एंट्रेंट नहीं है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। इसीलिए यही कारण है कि छोटी आईटी कंपनियों को पीई कम मिलता है। आईटी कंपनी क्या है? 2 लैपटॉप लेके बैठ जाओ, सर मैं आईटी कंपनी हूं, यही तो है ना आईटी कंपनी। इसीलिए जितनी भी स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, एफसीएस सॉफ्टवेयर और 2-3 कंपनी आप ढूंढ लोगे, और उनको पीई कुछ खास नहीं मिलता, क्योंकि वो कंपनी छोटे छोटे कब बंद हो जाए किसी को भी नहीं पता चलेगा। 4 टेबल टेयर लेके बैठ जाती हैं, 4 लैपटॉप ले लिए, बन गया आईटी कंपनी। ऐसी आईटी कंपनी के पीई रेशियो ज्यादा नहीं होते, ऐसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक सही सलामत बढ़िया कंपनी जो बिल्कुल सुदृढ़ आपके सामने फिक्स हुई है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, डिक्सन टेक, उनमें आप पैसा लगा लो, कहीं नहीं जा रही, बंद नहीं हो रही वो, है ना। लेकिन है वो भी आईटी कंपनी, उनके पास भी कुछ नहीं है। यही रीजन है कि आईटी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन उतने के बाद भी उनको पीई बहुत ज्यादा नहीं मिलता। वरना आईटी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी 50 to 60% है, हर साल अपना पैसा डबल ट्रिपल कर लेती है हर 2 साल में, फिर भी उनको पीई 50, 60, 100, 70, 80 का ही मिलता है, वरना पाए खैर का मिलना चाहिए। क्योंकि वो टेक कंपनियां हैं, उनके पास कोई एसेट्स नहीं है, इस वजह से उनका पीई कम है। इतना ही प्रॉफिटेबिलिटी रिलायंस की हो जाए तो कम से कम 2000 का पीई मिलेगा उसे। जी नरसिम्हा जी बोलिए। हाँ सर, इसी के बारे में मैं 2021 में एमटार टेक्नोलॉजीज करके कंपनी लिस्ट हुआ था। उसका आईपीओ का टाइम पे मैंने इंटरव्यू सुना, वो कंपनी वाला बोल रहा था कि इसमें एंट्री बैरियर है, हर कोई इसमें नहीं बना सकता है, और क्या मतलब प्रिसिशन इंजीनियरिंग का काम करते हैं वो लोग। और 2021 में लिस्ट हुआ सर, अभी वो 2400 है उसका शेयर प्राइस, जब लिस्ट हुआ अराउंड 1500 है। मतलब लोग हाइड्रोजन पावर का इंजन का स्पेयर पार्ट। टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी कंपनी है कि उसमें जो है ऐसी चीजें बनती हैं जो और लोग एकदम से नहीं बना सकते। मतलब उन्होंने, उनके पास अपने सॉफ्टवेयर है, अपनी मशीनरी है, और अपने कुछ ऐसे आइटम है जो उन्होंने ईजाद की है, जो एकदम से वो कर पाते हैं काम, ऐसा स्टाफ है और जो उसमें एक्सपर्ट है। तो उसको कंपनी के साथ साथ वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो एक तरह से ऑटो कंपनी की तरह काम करती है। एमटार टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऑटो कंपनियों का सॉफ्टवेयर बनाती है। एमटार टेक्नोलॉजी टाटा वालों को भी कुछ सॉफ्टवेयर देती है उनके कार में लगाने के लिए, मारुति को भी देती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को, आयशर वगैरह को, और बड़ी कंपनियों को जेबीएम ऑटो, और जो बड़ी कंपनियां दूसरे देशों की जो कंपनियां हैं, जगुआर और ये सब, इनको भी देती है। बहुत सारी चीजें तो उसने ऐसी बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोलिक जो पहली बार आया था ना, वो एमटार टेक्नोलॉजी लेकर आई थी। मतलब हाइड्रोलिक तो बहुत बाहर की कंपनी लाई थी, लेकिन उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट लाई थी एमटार टेक्नोलॉजी, फिर वो धीरे धीरे कारों में आने लगा। उठती है वो हाइड्रोलिक तरीके से उठती है ना, तो वो एमटार टेक्नोलॉजी लाई थी पहली बार हमारे इंडिया में। तो एमटार टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है, इसलिए उसको पी भी आप देखना, इन्फोसिस से ज्यादा पी है उसका। इन्फोसिस से छोटी कंपनी है तो उसका पी भी कम होना चाहिए,
लेकिन एमटार टेक्नोलॉजी में अपनी एसेट्स हैं, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, तो इसलिए उसका पी आता है। इन्फोसिस का कम है, टीसीएस का कम है, क्योंकि ये तो टेक कंपनी के पास कुछ नहीं है, इनके पास तो टेबल चेयर भी अपनी नहीं होती। उसके पास सब कुछ अपना है, उसके पास अपनी फैक्ट्री है, सब कुछ है। टीसीएस के पास क्या है? कुछ भी नहीं। टीसीएस भी किराए के होते हैं। टीसीएस इन्फोसिस के पास कुछ नहीं है, ये तो क्लाइंट से 1000 लेती है, 400 खर्च करती है, 600 का प्रॉफिट हो जाता है। इनका मार्जिन ही बहुत मोटा है, 50-60% का मार्जिन है। और नहीं इनका कोई एसेट नहीं खरीदने, उन्हें कुछ नहीं। इनका होता है एक ही रूल है, क्लाइंट से 1000 लिए, 400 लेबर को दिए, 60 बच गए, 60% का प्रॉफिट हो गया, उसी में से टैक्स वैक्स दे दिया और बाकी पैसा बच गया, डिविडेंड में बांट दिया, बस। तभी तो सबसे कंपनी का कोई खर्चा ही नहीं है, ना कोई एसेट खरीदनी है, ना इनको पैसा कहीं लगाना है। हर 2-3 साल में ये बाईबैक कर देती है। इकट्ठा होता है किसे दे, बाईबैक ही कर लो चलो। तो ये क्या होता है, कैश रिच कंपनियां हैं। कैश रिच कंपनी में ग्रोथ तो होती नहीं है, ये अपना बायबैक ही करती है बार बार, ठीक है ना। एमटार टेक्नोलॉजी इज अ डिफरेंट कांसेप्ट। तो मेरे हिसाब से आपको इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपको पहली बार लग रहा है कि आप रिसर्च एनालिस्ट बन रहे हैं। एनालिसिस कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है, सोच सोच के, आपस में बात करके, है ना। जब मैं खत्म कर दूंगा तो आप सब फ्रेंड्स अपना किसी एक दिन एक कॉल रखा करना कि भैया हम लेंगे, हैंड रेस कर करके अपने अपने व्यू दिया करेंगे किसी एक कंपनी के बारे में, चाहे मैं हूं या नहीं हूं उस क्लास में। आप आपस में तो बात कर ही सकते हो ना। हाँ सर, ग्रुप तो हमेशा बना रहेगा ना हमारा ये वाला, कर सकते हो। तो संडे टू संडे कोई भी एक दिन फिक्स करके आप आपस में बात किया करो। इससे आपका विजन हो जाएगा और आप करंट अफेयर्स को अच्छे से जान पाओगे। जो आपके नॉलेज होगी उसको मिलेगी, दूसरों की नॉलेज आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सही। बार्गेनिंग पहला मैंने बताया, थ्रीट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो बैरियर्स टू एंट्री होना चाहिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। अगला मैं बता रहा हूं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। मतलब मार्केट में सप्लायर बहुत ज्यादा होने चाहिए। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको रिक्वायरमेंट है, उसके सप्लायर बहुत ज्यादा होने चाहिए। वरना क्या होगा, आपके पास तो ऑर्डर है लेकिन आपके पास कच्चा माल ही नहीं मिल रहा। पीछे से जो चिप की अभी शॉर्टेज हो गई थी, तो चिप की शॉर्टेज होने के चक्कर में एचएल कुछ बना ही नहीं पा रहा था। एचएल ने क्या बोला था अभी कि सर हमें पीछे अमेरिका से चिप ही नहीं मिल रही, हमें इंजन ही नहीं मिल रहा, हम बनाए कैसे? हमारे पास गन रेडी है, गन के पीछे का इंजन तो मिल नहीं रहा, गन पूरी कैसे करे, ऑर्डर पूरा कैसे करे टाइम से? तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसी कंपनी अगर होगी जिसके रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, तो उसे वो आइटम महंगा भी मिलेगा। जब पीछे से प्रॉब्लम है, जो भी रेट मांगेगा देना पड़ेगा। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपकी रॉ जिससे आप अपना आइटम बना रहे हो, उसके सप्लाई मार्केट में सही से हो। आप जब चाहो जितना चाहो उतना खरीद सको, और बार्गेनिंग पावर भी उनकी कम हो, मतलब कि आप जितना चाहो बार्गेन कर सको। अगर बेचने वाले ज्यादा होंगे तो आप बार्गेनिंग ज्यादा कर पाओगे, अगर बेचने वाले एक या दो ही होंगे तो आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, जितने रेट वो मांगेंगे वो देंगे। तो ये भी चेक करना होता है कि भैया रॉ मटेरियल पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है रॉ मटेरियल सारा का सारा पाकिस्तान से आता है, जिस दिन पाकिस्तान से लड़ाई होगी आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। या सारा का सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, चाइना ने रॉ मटेरियल देने को मना कर दे तो कंपनी बंद। रॉ मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि अगर चाइना ने दे तो पाकिस्तान से मिल जाएगा, पाकिस्तान ने दे तो अमेरिका से मिल जाएगा, अमेरिका ने दे तो कहीं और से भी मिल जाएगा, और सारी जगह से नहीं मिलेगा तो हम इंडिया में से खरीद लेंगे। थोड़ा महंगा भले ही मिल जाए, थोड़ा महंगा भले ही मिल जाए, लेकिन मिलना सारी जगह चाहिए। ऐसा रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाकर बैठ गए जिसका रॉ मटेरियल एक ही जगह पर मिलता है, तो फिर वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी रिस्की रहेगी। एग्जाम्पल, बीच में एक कंपनी थी एपटेक और एक कंपनी थी NIIT टेक, अगर आपने नाम सुने हो। खत्म हो गई है कंपनी। रीजन क्या था? ये पढ़ाने वाली कंपनियां थी। पढ़ाने वाली कंपनी में क्या था, इनका जो ऑनर था वही टीचर था। मतलब जो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर था वही उस कंपनी का टीचर था। तो वो कहता था मेरे अलावा कोई टीचर तो आएगा ही नहीं, मैं ही ऑनर हूं। समझ रहे हो? मैं ही ऑनर हूं और मैं ही टीचर हूं। तो वो बोलता था मेरे अलावा कोई टीचर सब्जेक्ट का नहीं आएगा। अब देखो ऐसे कोई गारंटी थोड़ी है कि एक ही टीचर हर जगह अच्छा ही रहेगा। भाई अपडेट भी करना होता है। तो उसने अपने आप को अपडेट किया नहीं, नया टीचर आने नहीं दिया, धीरे धीरे कंपनी खत्म हो गई। लेकिन बाद में फिर उस बंदे को जब वो चला गया, उसके जो बच्चे थे वो आए, उन्होंने उस कंपनी को टेक कंपनी बनाया कि सर अब तो कोई टीचर है ही नहीं, अब तो हम अलग अलग टीचर रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास लाएंगे और बेचेंगे। उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया, ऑनलाइन क्लासेस दी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की भी, अलग अलग टाइप के कोर्स चलाए और उनकी ऑनलाइन क्लासेस दे दी रिकॉर्डेड क्लास से, और फिर वो कंपनी चली। लेकिन अगर वहां पर अगर वहां पर आपके पीछे से
आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया इसके अंदर रॉ मटेरियल दूसरा आएगा ही नहीं, दूसरा टीचर आएगा ही नहीं, तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स भी घट सकते हैं। तो आपने ये भी सोच समझ के करना है कि भैया इसमें रॉ मटेरियल मिलता रहे। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। देखो आपकी आइटम की इतनी ज्यादा डिमांड होनी चाहिए कि आपका बायर आपसे वो चीज ज्यादा रेट पे भी खरीद सके। कस्टमर कंसंट्रेशन होना चाहिए और स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो ऐसी चीज बेच रहे हो कि कंपनी, वो कस्टमर बोल रहे हैं आपका छोड़ो मैं ये लेता ही नहीं आपकी, मैं कुछ और पी लूंगा। जैसे मान लो आप क्या बेच रहे हो, मान लेते हैं कि आप बेच रहे हो बैग पाइपर, आप बेच रहे हो वाइन। अब आपने वाइन बेची बहुत महंगे रेट पे, मान लो आप 1000 रुपए की बेच रहे हो, और मान लीजिए कि दूसरी कंपनी अपनी वाइन 400 रुपए में ले आए, तो क्या आपकी 1000 वाली बिकेगी? नहीं बिकेगी। या तो आपके पास कोई ऐसी यूएसपी हो कि नहीं भैया आपके वाली में ज्यादा नशा है, और अगर आपकी भी सेम है, दूसरी कंपनी की भी सेम है, दूसरे वाली 400 बेच रही है, आप 1000 बेच रहे हो, तो भैया आपकी तो चलेगी नहीं। तो आपके पास ऐसी कुछ यूएसपी होनी चाहिए कि आपकी कंपनी की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे नेस्ले कंपनी के पास मैगी है, अब भैया नूडल तो और भी कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन क्या उनके बिकते हैं? आईटीसी इतना बेचने की कोशिश कर रही, क्या बेच पा रही? आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या बेच पा रही है? क्या आज भी मैगी सबसे ज्यादा बिकती है। क्या क्या नहीं कर दिया मैगी में, वो मैगी में को ज्यादा निकल गया था, बेचारी मैगी को ही बंद करा देता 1 साल के लिए, लेकिन फिर चल पड़ी। समझ रहे हो? तो मैगी को कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा अभी। बहुत सारे नूडल है मार्केट में, मैगी से कम रेट में है। स्मिथ एंड जोन्स के नाम से एक नूडल आता है, बहुत बढ़िया है, कभी खाकर देखना। स्मिथ एंड जोन्स के नाम से नूडल आता है, बहुत बढ़िया, और मैगी से तिहाई रेट पे आता है। जितना बड़ा पैकेट मैगी का 22 रुपए का है, उतना ही बड़ा पैकेट स्मिथ एंड जोन्स का 8 रुपए का है, और टेस्ट मैगी से ज्यादा बढ़िया। लेकिन क्या आप जानते हो स्मिथ एंड जोन्स को? नहीं जानते। जिस जो भी खाएगा ना वही कहेगा मैगी को खाऊं मैं आज के बाद, मैं तो स्मिथ एंड जोन्स खाऊंगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन मिलता ही नहीं है कहीं, ढूंढते रहो। इजी डे में मिलेगा, जाना मिल जाएगा, इजी डे में मिलेगा। स्मिथ एंड जोन्स ऑनलाइन सर्च करके ऑर्डर करना, मैगी से ज्यादा बढ़िया है और सस्ता है, कभी खाकर देखना। ठीक है, हमारे यहाँ पर इजी डे में मिलता है, हम तो लाके वही खाते हैं, हम नहीं खाते मैगी। बच्चे मेरे मैगी खाते हैं, लेकिन उन्हें स्मिथ एंड जोन्स पसंद नहीं आता। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो कंपनी में कुछ यूएसपी हो, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पॉपिंस याद है? पॉपिंस याद है ना सबको? पार्ले की पॉपिंस क्या है? पॉपिंस क्या है? गोली। टॉफी थी, गोल गोली। गोल छोटे छोटे टॉफी थी, लोग उसे पन्नी के रैपर में भी पैक करके बेचते थे। पॉपिंस पार्ले अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए, दूसरा वो कहती थी मैं 1 रुपए की 10 गोली नहीं बेचूंगी, मैं 10 गोली का रैपर 1 रुपए में बेचूंगी। वही पॉपिंस आज तक चल रही है, अब 5 रुपए की है वो। पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले 10 या 20 रुपए की होगी, बच्चे बता रहे हैं मेरे। पार्ले प्रोडक्ट्स। हाँ, पार्ले की है वो, और 20 रुपए की हो गई वो। लेकिन वो पॉपिंस ब्रांड है, जब हम छोटे थे तो 1 रुपए का हुआ करता था, है ना। आज वही 20 रुपए का हो गया है, लेकिन लोग खरीद रहे क्यों? भैया टॉफियां नहीं है मार्केट में, और बड़ी बड़ी आ गई। लेकिन वो पॉपिंस ब्रांड जो है ना, वो ऐसा चल रहा है, उसमें 10 फ्लेवर आएंगे अलग अलग, एक साथ मिल जाएंगे, खाए जाओ, है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो पुरानी चली आ रही है, उनकी मोनोपोली है। उनकी मोनोपोली नहीं बोल सकते, ये उनकी यूएसपी है कि जो चीज उन्होंने दे दी है वो कोई और नहीं दे पाया। ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने ये भी चीज चेक करनी है। कंपनी के पास ब्रांड है, अच्छा सोचिए, अगर किसी लेडी को ये चेक करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो क्या करोगे आप? क्या लाओगे? वो प्रेग्नेंट टेस्ट वाला कुछ रहता है ना सर, उसका क्या क्या बोलते हैं? नाम है उसका? ओ प्रेगा हाँ। न्यूज। ठीक है, और भी कोई नाम याद है? मैं ज्यादा ऐड कुछ देखा था उसका ही देखना है। मैं आपको बताता हूँ, एक ही कंपनी है बस, प्रेगा न्यूज। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना, उससे कहोगे प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट दे दो, वो प्रेगा न्यूज उठा के दे देगा। है ही नहीं, मेडिकल स्टोर वाले के पास भी नहीं है, सिप्ला कंपनी का है प्रेगा न्यूज। ओके, सॉरी, मैनकाइंड का है ये प्रेगा न्यूज। ठीक है, अच्छा चलो और बताता हूँ। मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मेरे मन में जो आता है ना वही बोल देता हूँ। तो यहाँ पर कोई लड़की तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है क्या क्या बात पढ़ा रहे हैं सर।
तो मैं इस बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले मैनकाइंड का आईपीओ आया था, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थी। अब मुझे जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है किसी के बारे में भी, लेकिन मैनकाइंड पे मैं रिसर्च कर चुका हूँ, इसलिए मुझे उसकी सारी चीजें पता है। ठीक है, अब 2-3 चीजें और बताता हूँ। कॉन्डम सर। ड्यूरेक्स, मैं वहीं आ रहा था। कॉन्डोम है ना, कोहिनूर नाम पता होगा आपको, ड्यूरेक्स पता होगा, कोई भी जितने भी नाम आपको पता है ना, सबके सब मैनकाइंड के हैं। और किसी का क्यों नहीं पता भाई? चाहे आपने खरीदी कभी या नहीं खरीदी, आपने ऐड भी अगर देखा है ना टीवी पे, तो वो मैनकाइंड वालों का ही आता है। ये इनके एक ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो इन्हीं के चलते हैं, और किसी के बिकते ही नहीं है। और लोग 5 रुपए में नहीं बेच पा रहे, ये 20 रुपए में बेचते हैं। समझ रहे हैं? तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा ही रहेगी। प्रेगा न्यूज जैसी किट अगर आप मार्केट से दूसरी कंपनी की लो, तो आपको शायद 50 रुपए में भी मिल जाए, लेकिन प्रेगा न्यूज वाली 100 रुपए की क्यों है भाई? बस ब्रांडिंग। तो जो ऐसी कंपनी है जिसने एक यूएसपी बना ली, जिसने मार्केट में रीच बना ली, देखो मुश्किल आसान थोड़ी है कि शहर के जितने मेडिकल स्टोर है सबके पास माल होना ही चाहिए मेरी कंपनी का। आसान है? आसान है क्या? आपने मान लो एक कंपनी खोली, अब आपको पूरे इंडिया में अपना माल फेंकना है, कम से कम 2 लाख करोड़ का माल फेंक जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी हर मेडिकल स्टोर को दोगे तो। और उधार नगद तो बिकता नहीं है। फिर वो 2 लाख करोड़ के माल के पैसे तब आएंगे जब वो बिकेगा और वो अगला ऑर्डर देगा। अगला ऑर्डर देगा तो पिछले पैसे आएंगे, वरना जो माल आपने दिया था वो उसका पड़ा 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 एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर करके आपको वापस दे देगा। समझ रहे हो? तो सिप्ला कंपनी हो गई या मैनकाइंड हो गई, इन्होंने मार्केट में रीच बना चुके हैं ये। अब किसी और कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है। जिस चीज में चल गए हैं वो चीज इनकी हो गई, इसलिए इनकी इंडस्ट्री की एनालिसिस आप कर पाओगे कि ये वाली कंपनी का काम चलेगा कि नहीं। स्पेसिफिकली एक कंपनी की जब बात करें, ऐसे ही जब आप किसी इंडस्ट्री की बात करो तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेक करनी पड़ती है कि ये वाली इंडस्ट्री कहाँ कहाँ तक काम कर रही है। अभी तक अगर आपसे मैं पूछता दवाइयों की कंपनी क्या क्या काम करती है, तो आप बस यही कहते हैं सर डॉक्टरों को बेचती है, डॉक्टरों को पैसे देती है गिफ्ट, डॉक्टर की दवाई लिख देता है और बस होता है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि भैया मार्केट में एंटीबायोटिक दवाइयों का बिजनेस, डॉक्टर्स के जो बड़े बड़े जो टारगेट है ना, उनसे ज्यादा एंटीबायोटिक बिकती है जो बिना किसी डॉक्टर से पूछे बिना बिक जाती है। एंटीबायोटिक गोलियां आप किसी भी बिना डॉक्टर से पूछे खाते हो हमेशा। आपको हल्का सा जुकाम हुआ, आपने एंटीबायोटिक खा ली। आपको हल्का सा पैर में दर्द हुआ, अब उसके लिए डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे, जाके पेन किलर और एंटीबायोटिक खा लोगे। आपके हल्की सी चोट लगी तो आपने एंटीबायोटिक खा ली। यही करते हो ना? आपको हल्के से दाने हुए, मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लिखा ली। इसमें क्या किसी से पूछोगे आप जब भी किसी के पास जाते हो भैया ये हुआ, वो एंटीबायोटिक दे देता है आपको, और कोई थोड़ी देता है कुछ वो। तो एंटीबायोटिक दवाइयों का मार्केट इतना बड़ा है, वहां डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंटीबायोटिक बनाती है कुछ कंपनी ऐसे, इनके आपको नाम नहीं पता, खाली एंटीबायोटिक बनाती है और कुछ बनाती ही नहीं। 4 तरह के एंटीबायोटिक बनाती है बस, बहुत है। तो आपको जब भी किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना हो तो उसके अंदर तक घुसना पड़ेगा, वो क्या क्या बनाती है, कैसे बेचती है, कौन सी आइटम की सेल कितनी है और कौन सी आइटम की कितनी है, और किस आइटम पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा है, किस आइटम पर प्रॉफिटेबिलिटी कम है। ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ है या नहीं, तब आप कर पाओगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया थ्रीड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि उसका ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो पाए। एग्जाम्पल, कंपनी ने, अच्छा एक बात बताओ, घी 2 तरह के होते हैं, एक देसी और दूसरा ऑयल से बना हुआ, पाम ऑयल से बना हुआ। नहीं, दूसरा नाम बताओ। डालडा। अच्छा, डालडा वाले हैंड रेस तो बस, बाकी किसी को कुछ नहीं बोलना, बंद हो गया बोलना, बाकी नहीं बोलना। डालडा वाले हैंड रेस कर लीजिए। बंद हो गया सर। नहीं हम लोग तो अभी चलो, अच्छा मुझे बताओ, किसी को, सबको यही पता है ना, एक देसी घी एक डालडा घी। लेकिन डालडा घी एक्चुअल में डालडा घी नहीं था। एक होता है देसी घी जो दूध से बनेगा, एक होता है वनस्पति घी जो बनता किस चीज से है, हमारी कुछ और आइटम्स, खाने वाली कुछ और आइटम है, फल सब्जी से ही बनता है, वो भी है ना, सब्जियों से, और या फिर तेल से, उसी से बन जाता है, उसे वनस्पति घी।
लेकिन वनस्पति घी किसी को नहीं पता। डालडा घी सबको पता है। क्यों? वनस्पति घी को बेचने वाली कंपनी थी डालडा। उसने इतना ज्यादा मार्केट रीच फैलाई, इतनी ज्यादा मार्केट रीच फैलाई कि जब भी किसी को वनस्पति घी लेने जाना होता था वो बोलता था डालडा घी दे दो। अब अगर किसी को फॉर्चून कंपनी का वनस्पति घी लेना है तो पता क्या बोलता है? भैया फॉर्चून कंपनी का डालडा दे दो। ये क्या बात हुई? अगर किसी को स्मिथ एंड जोन्स के नूडल्स चाहिए ना तो पता क्या बोलता है? भैया स्मिथ एंड जोन्स की मैगी दे दो। किसी को आईटीसी का yippee नूडल चाहिए होता है ना तो दुकान पे आके पता क्या बोलता है? भैया yippee की मैगी देना। तो मैगी अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड बन गया है कि नूडल्स लोग कहना ही भूल गए, yippee वो तो मैगी ही बोलते हैं। Xerox, photocopier. हाँ, ऐसे ही अगर किसी को वनस्पति घी लेना होता था तो वो डालडा ही बोलता है। तो आप क्या करो, मार्केट में से सब्स्टिट्यूट खत्म कर दो या फिर अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना दो कि वो औरों से अलग हो जाए, वो औरों से अलग हो जाए। बात समझ में आ रही है? मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था। इंस्टीट्यूट का नाम था फोकस इंस्टीट्यूट। बहुत सारे टीचर थे वहां। तो 2 साल मैंने वहां पढ़ाया। तो 2 साल बाद लोग मुझे कहने लगे आप इस इंस्टीट्यूट के मालिक हो ना, और मैं मालिक नहीं था। ठीक है, 2 साल में जो लोग कहने लगे सर आप इंस्टीट्यूट के मालिक हो ना, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा मैं मालिक हूँ। अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट समझने लगा मैं मालिक हूँ। मैंने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इस इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ? कह रहे सर पहला रीजन तो आपकी फीस ज्यादा, मतलब और टीचर्स की फीस है 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना। आप ही एक बंदे हो जो 25,000 रुपए 20,000 महीना ले रहे हो एक बच्चे से। क्योंकि मैं सीए पढ़ाया करता था, वहां पर तो फीस मोटी मिलती थी। तो कह रहे एक तो सर आपकी फीस सबसे ज्यादा है, दूसरा और टीचर जितने भी आते हैं वो आते हैं सुबह से लेकर शाम तक के बंधुआ मजदूर की तरह। सुबह को 9 बजे आ गए, शाम को 6 बजे जा रहे हैं। तो 9 से 6 आते हैं, बिल्कुल टाई वाई लगा के ड्रेस पहन के आते हैं। आप टी शर्ट पहन के जाते हो, कभी भी आप सैंडल पहन के जाते हो, आप नंगे पैर भी जाते हो, आप शूज भी पहन लेते हो, आप कभी कभी बिना नहाए आते हो, सुबह सुबह कहते हो आज मैं नहाया नहीं, है ना। और आप 2 घंटे आते हो, पढ़ाते हो 2 घंटे और चले जाते हो। अच्छा, और टीचरों का फोन आता है, वो फोन काट देते हैं। आप क्या करते हो? आप कहते हो 2 मिनट रुको जरा मैं फोन बात कर लूं, फोन में बात करके आते हो। हमें ऐसा लगता है आप ना ऑनर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 साल में लोगों को ये लगने लगा था मैं वहां का ऑनर हूं। और डायरेक्टर सर को भी, जो वहां का ऑनर था, उसे भी कोई चीज अगर सलाह लेनी होती तो मुझे बुलाते थे। सैलरी बनाते समय मैं सारी कैलकुलेशन करता था कि सैलरी मैं अपने हाथ से बांटता था सबको, कैश में या ट्रांसफर जैसी भी होती थी वो चेक से, सारी चीजें मैं करता था। इसलिए लोग मुझे ऑनर समझने लगे थे। तो मतलब वहां पर एक ब्रांड बन गया था शिवम गुप्ता, और लोगों को लगने लगा था कि भैया ये तो ऑनर ही है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को इस तरह से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि लोगों के मन में कुछ और इमेज बन जाए उसकी, तब वो चलेगा। फिर एक दिन मेरी उस कंपनी के डायरेक्टर से झगड़ा हो गया, हमारी पार्टनरशिप टूट गई। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया गुप्ता करियर एकेडमी के नाम से। अगले ही दिन फोकस इंस्टीट्यूट बंद हो गया था और गुप्ता करियर एकेडमी चल रही थी, क्योंकि फोकस इंस्टीट्यूट अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाया। शिवम गुप्ता ने अपने आप को ब्रांड बना लिया और उसने गुप्ता करियर एकेडमी चला ली। बात समझ में आई? ऐसी कंपनी में ऐसे पर्सन पे इन्वेस्ट करना जो उस चीज को मैनेज। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वाला पैरा पूरा करेंगे। तो 3:2 सबसे आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑल्टरनेटिव जो हैं वो आपसे कम रेट पे ना मिल रहे हो। मान लीजिए आप कॉफी बेच रहे हो, कॉफी का रेट आप कितना डालोगे? चलो अच्छा ये बताओ, चाय उगाना ज्यादा महंगा है या कॉफी? कॉफी। किस किस को लगता है कॉफी ज्यादा महंगा है? मैं आपको बताता हूँ, चाय उगाने में मेहनत है, चाय उगाना महंगा है। और आप कभी अमेरिका जाना, आपको चाय महंगी मिलेगी, कॉफी सस्ती मिलेगी। इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाना, क्योंकि क्या है, इंडिया में चाय की पैदावार ज्यादा है, तो जहां पर सप्लाई ज्यादा होती है वहां रेट कम हो जाते हैं। इंडिया में चाय की पैदावार ज्यादा है, इसलिए इंडिया में चाय सस्ती है। कॉफी हमारे यहाँ नहीं उगती, कॉफी बहुत कम है हमारे यहाँ। दूसरे देशों में कॉफी ज्यादा है, इसलिए वहां कॉफी क्यों कम है और चाय की ज्यादा है। चाय वहां ही नहीं, चाय तो सिर्फ इंडिया में पी जाती है। अब मैं आपको बताऊं, चाय और कॉफी है दोनों सेम चीज, दोनों में कैफीन है, दोनों सेम चीज है, बट टेस्ट का फर्क है दोनों सेम ही चीज। तो क्या हुआ, हमारे देश में चाय उगनी शुरू हुई। सॉरी, पहले हम कॉफी पीना शुरू किया। हम तो कुछ भी नहीं पीते थे, ना चाय ना कॉफी, हमारे देश में, और वो कॉफी पीते थे। तो कॉफी यहाँ महंगी थी,
कॉफी महंगी थी तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने भी कॉफी पीना चाहा, तो कॉफी तो यहाँ पर नहीं उगाई, चाय कॉफी का ही एक सब्स्टिट्यूट था। यहाँ पर चाय उगानी शुरू करी गई और वो चाय पीनी शुरू करी हम इंडियंस ने। फिर धीरे धीरे वो चाय बाहर भी उगनी शुरू हो गई और चाय और कॉफी दोनों चलती है। अब अगर मुझे बताओ, चाय का मान लीजिए रेट 20 रुपए किलो है, आपकी कंपनी ने बढ़ा के 25 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, और कॉफी का रेट भी 40 रुपए किलो है, तो मुझे बताओ आप क्या चाय 50 रुपए कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप चाय का रेट 50 करोगे, जो आपका कंज्यूमर होगा वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो आप एक लिमिट तक ही अपने रेट बढ़ा पाओगे। एक लिमिट के बाद वो आइटम का जो कंज्यूमर होगा वो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है आपसे कम रेट में, तो आप तो चल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से समझो, अगर सोलर इंडस्ट्री का सब्स्टिट्यूट आ जाए, मान लीजिए कोई ऐसी मशीन आ जाए कि भैया वो हवा में से बिजली बना लेगी, मान लीजिए कोई ऐसी मशीन आ जाए कि वो हवा में से बिजली बना लेगी, और आने वाली है मशीन वो हाइड्रोजन गैस, हवा में से हाइड्रोजन निकाल लेगी और पूरा का पूरा सिलेंडर भर लेगी, फिर उस सिलेंडर से सारे घर की बिजली चला करेगी हाइड्रोजन से। आने वाली है। जिस दिन ऐसा होगा और मान लीजिए उस हाइड्रोजन से घर के इक्विपमेंट भी चल रहे हैं, तो सोलर तो बंद हो जाएगा उस दिन। फिर सोलर की प्लेटें कोई क्यों कहते हैं हर जगह चाहिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए थोड़ी चाहिए, बस एक पंप डाल दें जो हवा में से खींच लेगी, तो उस दिन सोलर तो खत्म हो जाएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके सब्स्टिट्यूट, अभी तक तो सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सोलर चल रहा है, जिस दिन कोई सब्स्टिट्यूट पैदा हो गया उससे पहले सोलर के शेयर गिरेंगे। लेकिन हाइड्रोजन गैस आएगी तो वो व्हीकल चलाएगी, वो क्या चलाएगी, कार वगैरह चलाएगी, सोलर सब्स्टिट्यूट में नहीं आएगी वो भी। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैं सब्स्टिट्यूट समझा दिया कि आपको सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखना है। अगर आपके सब्स्टिट्यूट कम रेट में अवेलेबल होंगे तो फिर आपकी कंपनी के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाओगे। जैसे कि विंड एनर्जी के साथ हुआ, देखो सबने सुजलॉन में पैसा लगाया, बहुत तेज भाग रहा था ना, लेकिन जैसे सोलर आया विंड एनर्जी पिट गई, क्योंकि विंड एनर्जी स्पेसिफिकली हर टाइम नहीं काम करती, जब हवा तेज चलती है तभी काम करती है। हवा तेज चलती नहीं इंडिया में, इंडिया ऐसी जगह पर नहीं है कि यहाँ पर हवा तेज चलती हो। ठीक है, तो विंड एनर्जी पिट गई जैसे सोलर आया, सुजलॉन का शेयर गिरा और दोबारा बढ़ता हुआ मुझे दिख नहीं रहा वो। बाकी जितने भी सट्टेबाज हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, इंडस्ट्री राइवलरी। अगर आपकी इंडस्ट्री में राइवलरी मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री में तो पैसा लगाना ही मत, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आएगी। कॉम्पिटिटर, कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी चेक कर लेना, ये 5 चीजें चेक करनी है। तो इसे बोलेंगे पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। क्या? थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट और इंडस्ट्री राइवलरी। ये 5 चीजें आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। पोर्टर्स 5 मॉडल ये बातें बोलता था, ये 5 चीजें चेक कर लेना। अगर ये 5 चीजें आपको फेवरेबल लगे तो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, वरना मत करना। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। जी नरसिम्हा जी पूछा तो? नहीं सर, कुछ क्वेरी नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ, हम लोग एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था, मतलब इंडस्ट्री जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है ना सर, तो उसमें हमारा पास एक नया टेक्नोलॉजी आया जो स्वीडन कंपनी का है। वो मतलब उसमें एक वाटर बॉटल जैसे एक डब्बा जैसा रहता है, उसी में पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, मशीनरी कुछ नहीं है। मगर एक्चुअल रेगुलर एसटीपी जो बड़ा वाले ले टावर्स के पास इंस्टॉल करते हैं, टावर्स मतलब एक गेटेड कम्युनिटी है, 100 या 200 घर है, उसके पास एसटीपी बनाना है तो 1 एकड़ का स्पेस चाहिए। हमारा प्रोडक्ट लगाने के लिए सिर्फ मैक्सिमम एक 200 एसएफटी का स्पेस है तो बस है। तो इस वाले प्रोडक्ट में हम लोग इन्वेस्ट किया था, मगर वो अभी आप जब बोल रहे हैं उसमें प्राइसिंग डिफरेंस है। हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्पिटिटर से सिमिलर प्राइस है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। तो वही मैं सोच रहा था कि क्या रीजन हो सकता है। अभी मैं आपको जब एनालिसिस सिखाऊंगा तो इससे आपका बिजनेस करने का स्टाइल बदल जाएगा।
यही चीज मैं सिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो NISM 15 आप कर रहे हो, इसे करने से आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी, मैं लिख कर दे रहा हूँ। हाँ अगर आपको लगता है बस ये वाला कोर्स करते हम ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, वो सिखाऊंगा NISM 8 में। ट्रेडिंग करना राइट NISM 8 में, NISM 15 में सिखा रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म रिसर्च। अगर राइट आपको 10 साल के लिए पैसा लगाना है तो कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए ये बताऊंगा इस वाले कोर्स में। जैसे आपको इंडस्ट्री सिखा रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है ना कि सोलर कंपनी में पैसा लगाओगे तो फायदा ही है, 10 साल में कंपनी बढ़नी ही बढ़नी है, ग्रोथ आनी ही आनी है ना। राइट सिखाऊंगा इस कोर्स में, ट्रेडिंग सिखाऊंगा NISM 8 में। NISM 8 इसके बाद आएगा, लेकिन आपको बिजनेस करना आ जाएगा। अगर किसी का बिजनेस है तो आप उसकी वैल्यूएशन कर पाओगे, उसकी ग्रोथ चेक कर पाओगे कि इसमें फायदा है या नहीं। जैसे आप कंपनियों की रिसर्च करते हो, अपनी बिजनेस की भी कर लो। ये वाला कोर्स करने से आपको बहुत दिमाग बढ़ने वाला है, अभी और सिखाने को मिलेगा, अभी कल को और सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। पोर्टर्स 5 मॉडल करके आना है, चैप्टर नंबर 5 मैंने करा दिया है। जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी ABCD तक कर लो, बस ई मत करना अभी। ABCD 4 टेस्ट करके उन्हें बार बार करना चाहिए। कुछ आंसर्स गलत भी हैं, जो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो उसे चेक करिए, हो सकता है आंसर ही गलत हो, मेरे से कंफर्म कर लीजिए, क्या पता आपने ठीक लगाया हो, तो चेक कर लीजिए। बहुत सारे आंसर्स गलत हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे गलत हैं, ठीक है। तो आप जो है उन्हें 4 टेस्ट करिए, बैक क्वेश्चन को बार बार करते रहिए और चेक कीजिए आपको कितना आता है, ठीक है। इससे ज्यादा मैं इसमें सी वाले का एक्सेस देना सर, आप वो सी वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा। कौन सा सी? जो आपने ABCD 4 शेयर किया है, सर नॉट वाला ओपन नहीं होगा। सी वाला ओपन नहीं हो रहा, नहीं सर। तो वो पंकज सर को भेजिए, वो उसका एक्सेस अलाउ कर देंगे। ओके सर। सर से कहिए वो एक्सेस दे देंगे उसका, ठीक है। हो सकता है उसका एक्सेस ना हो, ठीक है। ओके सर। पंकज सर के पास है, मेरा काम तो खाली पढ़ाना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, गुड नाइट, राधे राधे। थैंक यू गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट